तो आज हम चर्चा कर रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण की गति। देखिए, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेशित कण की गति की तीन स्थितियां हो सकती हैं। नंबर एक स्थिति क्या हो सकती है भाई, कि यदि जो आवेशित कण की गति है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर हो। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से लगा हुआ है कहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई हुई। अब कोई Q आवेश से आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m है वो इस तरह से इसमें गति करता है, मान लीजिए v वेग से, और प्रवेश करता है जिसका द्रव्यमान m है, आवेश q है। तो हम जानते हैं कि जब कोई Q आवेश से आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र v में v वेग से जब प्रवेश करता है तो उस पर जो आरोपित बल होता है, चुंबकीय बल लगता है, उसका मान क्या होता है भाई, Q v क्रॉस b, यही होता है ना। तो इसको हम अगर क्रॉस जो प्रोडक्ट है इसको अगर हम खोलना चाहें तो Q b b साइन थीटा n के, यही होता है ना। अब देखिए, यहां चूंकि आवेशित कण का जो वेग v है वो चुंबकीय क्षेत्र b के साथ कितने का कोण बना रहा है, 0 का, समांतर की स्थिति में। और जब प्रति समांतर होगा तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है लेफ्ट टू राइट, और कण इधर से प्रवेश करता है तो उस कोण को कितना बोलते हैं, 180। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा भाई, यहां थीटा, थीटा किसके बीच का कोण है, चुंबकीय क्षेत्र B और आवेशित कण के वेग B के बीच का कोण, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या होगा इस स्थिति में, समांतर की स्थिति में 0, या प्रति समांतर होगा तो थीटा कितना होगा, 180 या पाई डिग्री। अब लगा के देखिए भाई, तो एफ एम बराबर क्या होगा, क्यू बी बी साइन 0 या क्यू बी बी साइन पाई। और दोनों ही कंडीशन हम जानते हैं, साइन 0 हो या साइन पाई 0 होता है इनका मान, इसलिए इन कंडीशंस में उस आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होगा, 0 होगा। अब आप सोचिए, अगर उस आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ही 0 होगा तो क्या इस आवेशित कण की गति पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर काम बल के अधीन होता है। जब किसी पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, बल ही नहीं लगेगा, तो जिस दिशा में आवेशित कण गति कर रहा था उस दिशा में ही गति करता रहेगा। अर्थात उस स्थिति में आवेशित कण की गति कैसी होगी, सरल रेखीय होगी। अर्थात उस आवेशित कण की गति चुंबकीय बल के अभाव में कैसी होगी, सरल रेखीय। और सरल रेखीय स्थिति तो होगी, साथ साथ उस कण की चाल कहें या उस कण का वेग कहें वो भी अपरिवर्तित रहेगा और ना उसकी दिशा परिवर्तित होगी। सीधी सी बात है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं, आवेशित कण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, और उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं। तो जिस दिशा में वो चल रहा था उसी दिशा में चलता रहेगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में वो सरल रेखीय गति करता रहेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, तो उसके लिए मैं बोर्ड साफ करता हूं। तो देखिए, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में हो। तो इसके लिए मैं मान लेता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर लग रहा है, और हम जानते हैं कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर दर्शाने के लिए हम क्रॉस के इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है भाई। अब इस चुंबकीय क्षेत्र B में, ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है जो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर लग रहा है, इसके लंबवत कोई m द्रव्यमान का आवेशित कण जिस पर Q आवेश है वो v वेग से इस तरह से प्रवेश करता है भाई,
चलो यहां मान लेते हैं v वेग से प्रवेश करता है। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, हम ये जान ही चुके हैं कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई q आवेश से आवेशित कण v वेग से गति करता हुआ प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होता है, Fm बराबर क्या होता है भाई, QBB sin थीटा एन कैप। अब देखिए भाई यहाँ थीटा कितना है, चुंबकीय क्षेत्र का है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और एक्स अक्ष की डायरेक्शन में कौन प्रवेश कर रहा है, v वेग से आवेशित कण जिस पर आवेश q है। तो थीटा कितना हो गया इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, क्योंकि वो तो माइनस z अक्ष की दिशा में v तो, और ये भी x अक्ष की दिशा में, तो सीधी सी बात है थीटा कितना हो जाएगा π/2। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, Fm बराबर QBB sin 90, और sin 90 का मान क्या होता है 8 n कैप। तो सीधी सी बात है इस कंडीशन में लगने वाले चुंबकीय बल का मान QBB होगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण ही दिशा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ढंग से समझना है, क्योंकि यही स्थिति साइक्लोट्रॉन में आने वाली है जो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो देखिए जैसे ही Q आवेश से आवेशित करने v वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश किया तो इस जगह पर देखिए बल कहां लगेगा, तो इसके लिए राइट हैंड का जो नियम है वो काम में आएगा। कैसे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपकी उंगलियां होनी चाहिए और वेग की दिशा में अंगूठा होना चाहिए। तो हथेली जिधर पॉइंट करेगी या जिधर धक्का देने की स्थिति में होगी वो चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो देखिए चुंबकीय बल कहां है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो उंगलियां कहां होनी चाहिए, इस तरह से लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। और वेग की दिशा में क्या होना चाहिए, अंगूठा। तो देखिए वेग एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैंने अंगूठा कर दिया एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली किधर कर रही है, पॉइंट आउट ऊपर की ओर, अर्थात ऊपर की ओर एक बल लगेगा। तो देखिए ये वेग तो इसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो चुंबकीय बल QBB लग रहा है वो इसको कहां, इसको भैया सीधी मत जा ऊपर चल, तो इसका वेग इस तरह से परिवर्तित होगा भाई, इसको घुमाएगा, कौन घुमाएगा, इस तरह से लगने वाला जो बल है चुंबकीय बल कौन, Fm। अब देखिए वो इतना घूमा तो अब वेग की दिशा ये हो गई भाई, अब वेग अगर कोई चुंबकीय बल यहां नहीं लगे तो ये कहां निकलता चला जाएगा, इस दिशा में। लेकिन भाई चुंबकीय क्षेत्र तो अब भी है, और जब चुंबकीय क्षेत्र अब भी है तो इस पॉइंट पर देखिए कहां लगेगा और किस दिशा में लगेगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां, अंगूठा वेग की दिशा में, क्योंकि वेग इस समय कहां है, इधर की दिशा में। तो देखिए फिर हथेली किधर पॉइंट कर रही है, ऊपर की ओर, अर्थात फिर इस पर एक बल लगेगा इधर की ओर भाई। तो अब ये फिर घूमेगा, थोड़ा सा इस तरह से घूमेगा, और अब वेग की दिशा कहां हो गई, ये हो गई, ये सीधे निकल जाएगा अगर चुंबकीय बल, अब भी ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है इसलिए फिर इस पर बल लगेगा। तो यहां देखिए किस दिशा में, अंगूठा वेग की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि इनटू द बोर्ड है। तो देखिए फिर इस पर चुंबकीय बल लग रहा है, इसको ये बांध के रखेगा, भैया बाहर मत जा, और फिर घूम तू, फिर इस तरह से मान लो ये घूम गया, घूमता हुआ इस तरह से आ गया। तो यहां देखिए अब वेग की दिशा ये है, और अगर चुंबकीय बल नहीं होता तो ये सीधे निकल जाता, लेकिन इस पर इस जगह फिर बल लगेगा, वेग की दिशा में अंगूठा, ये कर दिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां, तो बल कहां लग रहा है, नीचे की ओर। तो देखिए इस तरह से फिर बल लगेगा। तो इस तरह से हर जगह पर जो चुंबकीय बल है वो वेग के क्या लगेगा, लंबवत लगेगा, और इस कारण ये जो आवेशित कण है वो एक वृत्तीय पथ को अनुसरित करेगा, इस तरह से भाई, इस तरह से एक वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। तो देखिए इस तरह से, क्योंकि इस पर लगने वाला चुंबकीय बल हमेशा केंद्र की ओर स्थित होगा, और एक वृत्ताकार, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बना है, इसको थोड़ा सा ठीक बना देते हैं भाई हम, इस तरह से बन जाएगा भाई, और ये एक वृत्ताकार पथ होगा, ठीक है, क्योंकि कण के वेग पर हर जगह लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो कहां होगा, अंदर की ओर लगेगा। इस तरह से ये कण एक वृत्तीय पथ का अनुसरण करेगा। अब इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी उसको मैं निकाल के आपको बताता हूं। तो देखिए वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकालने के लिए अब आप सोचिए,
वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, याद आ गया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अवकेंद्रीय बल। तो ये अवकेंद्रीय, देखो कोई भी कण अगर वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, उसे अवकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये अवकेंद्रीय बल इस कण के लिए कहां से प्राप्त हो रहा है? इस चुंबकीय बल से। ठीक है, तो इस चुंबकीय बल से प्राप्त हो रहा है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि चुंबकीय बल प्रदान कर रहा है इस कण को क्या? अवकेंद्रीय बल, जिससे ये वृत्तीय मार्ग में गति कर सके। तो देखिए अब चुंबकीय बल का मान क्या है? QBB, यही है ना भाई। अब केंद्रीय बल क्या होता है? यदि पथ की त्रिज्या को मैं R मान लूं तो mv² बटे R, ठीक है, ये R है। तो इस R को मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखिए V से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर mv/qb। तो देखिए अब इससे देखिए ध्यान से कि R इज प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या किसके समानुपाती है? आवेशित कण के वेग के। इसका मतलब अगर आवेशित कण अधिक वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता तो इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या भी अधिक होती। ध्यान रखना इस बात को। अब हम जानते हैं भाई mv अर्थात आवेशित कण का द्रव्यमान, और ये क्या है? आवेशित कण का वेग। द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? संवेग। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? P/QB, ऐसे लिख सकता हूं ना। P क्या है? यहां संवेग है उसका। अब देखिए आपने एक चीज पढ़ी थी कि E बराबर, भाई देखिए आवेशित कण गति कर रहा है और उसमें द्रव्यमान भी है, उसका वेग भी है, तो उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, अर्थात उस आवेशित कण की जो काइनेटिक एनर्जी है E वो क्या होती है? 12 mv², यही होती है ना। तो अब देखिए अगर मैं m का गुणा ऊपर कर दूं और नीचे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1/2 mv²/m, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है भाई? P है। तो क्या हो जाएगा कि E के अर्थात काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 12 p²/m, ये हो जाएगा ना। तो देखिए p² बराबर क्या हो जाएगा? 2mE²। तो P बराबर क्या हो जाएगा? √2mE²। तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं भाई मैं? इसको चलो यहां ऐसे कर देता हूं, 2mE/QB। तो देखिए सवालों को हल करने के लिए इस सूत्र को आप इस रूप में भी याद रख सकते हैं। आपको याद रखना तो ये है, क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से आप इस सूत्र का मान भी ढंग से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस चीज से क्या आ गया भाई कि जो पथ की त्रिज्या है वो वेग के समानुपाती, अर्थात कण का वेग अगर ज्यादा होगा तो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी अधिक होगी। यहां से देखिए ये प्रोपोर्शनल टू किसके और है? संवेग के, अर्थात संवेग मतलब m के, अर्थात आवेशित कण का द्रव्यमान भी अगर ज्यादा होता तो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी ज्यादा होती। साथ में क्या है? E के, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, इसको याद रखना भाई कि जैसे जैसे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। ये साइक्लोट्रॉन में काम आने वाली चीज है जो मैं पढ़ाऊंगा, आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए कि जैसे जैसे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी उसके पथ की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और, टाइम पीरियड और निकाल लेते हैं कि आवेशित कण को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगा। जानते हैं ना आवर्तकाल क्या होता है कि किसी पथ में एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। तो देखिए आवर्तकाल को अगर मैं t से व्यक्त करूं तो समय बराबर क्या होता है? तय की गई दूरी बटे कण का चाल या वेग, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो तो देखिए दूरी कितनी तय कर रहा है, क्योंकि वृत्तीय पथ है तो दूरी कितनी तय करेगा? इस वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर, और परिधि कितनी होती है? 2πr बटे वेग क्या है? v। तो देखिए 2
को ऐसे लिख देता हूं मैं। अब आर का मान यहां से रख दीजिए एम बी बटे क्यू बी। तो देखिए एम बी बटे क्यू बी, बी से बी कैंसिल हो गया तो क्या हो गया भाई 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब आप कहेंगे सर इस पे इतना जोर क्यों दिया आपने? भाई देखिए ना टी का जो मान है अर्थात एक चक्कर में लगा समय किसके बराबर है 2 पाई एम बटे क्यू बी। कुछ समझ में आया? ये पथ की त्रिज्या पे निर्भर नहीं कर रहा है बंधु। इसका मतलब क्या है कि पथ की त्रिज्या चाहे अधिक होती चाहे कम, एक चक्कर में लगा समय इसके हिसाब से ही होता। अर्थात पथ की त्रिज्या चाहे बढ़ती जाए, ये साइक्लोट्रॉन के लिए बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। पथ की त्रिज्या आर पर निर्भर नहीं कर रही है, वो किस पर निर्भर कर रहा है? कण के द्रव्यमान पर, कण के आवेश पर और लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र पर। ठीक है, अब मैं इसी चीज को और आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? तो देखिए थोड़ा इसको मैं साफ कर लेता हूं। कौन सा भाई कि कण का कोणीय वेग अगर ओमेगा हो, बात आ गई ना, कण का कोणीय वेग अगर ओमेगा हो तो v बराबर हम जानते हैं ना आर ओमेगा। तो इससे ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भाई v अपॉन आर। v अपॉन आर है तो देखो v बटे आर का मान यहां से देख लीजिए तो r को यहां ले आऊंगे, v बटे आर बराबर क्या हो जाएगा क्यू बी बटे एम। तो ये हो जाएगा भाई क्यू बी बटे एम। तो इससे भी मैं निकाल सकता था, कैसे? t बराबर क्या होता है भाई 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये होता है ना, तो निकाल के देख लीजिए ना 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा क्यू बी अपॉन एम। तो वही बात आ गई ना, चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल, तो आवर्तकाल का मान वही आ गया ना 2 पाई एम बटे क्यू बी। यहां से हम उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि हम जानते हैं ओमेगा कोणीय वेग बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। एफ क्या है? उस आवेशित कण की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा भाई 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा का मान रख दीजिए यहां से भाई, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई और ये एम। तो ये उस आवेशित कण की क्या है आवृत्ति है। अब आप कहेंगे सर इतना बताने की आवश्यकता कहां थी? ये सारी चीजें साइक्लोट्रॉन में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, अब हम तीसरी कंडीशन पर पहुंचते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि जब आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए हो। तो इसके लिए देखो मैं मान लेता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है एक्स अक्ष की डायरेक्शन में लगा हुआ इस तरह से। ये कोई समान चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखना भाई, समान चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए ये रेखाएं तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए और गैप इनके बीच का समान होना चाहिए, तभी इसको समान चुंबकीय क्षेत्र हम कहेंगे। तो ये डायरेक्शन हुई भाई समान चुंबकीय क्षेत्र बी की। अब इसमें कोई एम द्रव्यमान का क्यू आवेश से आवेशित कण वी वेग से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है इस तरह से भाई। चलो मैं मान लेता हूं ये थीटा कोण, ये इसका वी वेग है, ठीक है, और ये थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है। अब आप देखिए क्योंकि वेग बी चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब आप जानते हैं कि कोई सदिश अगर जैसे ये कोई सदिश है भाई, आप जानते हैं इस बात को, सदिश ए है, तो इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आप सोचिए। देखिए ये इसका ऊर्ध्व घटक हुआ, ये इसका क्षैतिज घटक हुआ। अगर ये क्षैतिज घटक के साथ थीटा कोण बना रहा है तो देखिए ये क्या होगा a cos थीटा। आपको पता है ना, आप देखिए इसको आप सोच लीजिए वैसे कि ये इसका कर्ण है, ये इसका लंब है इस समकोण त्रिभुज का, और ये क्या है हमारा आधार। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, किसका अनुपात होता है भाई आधार बटे कर्ण का। तो देखिए आधार बटे कर्ण, तो सीधी सी बात है आधार अर्थात क्षैतिज घटक किसके बराबर होगा कर्ण गुणा cos थीटा, और कर्ण क्या है हमारा सदिश a।
तो ये तो हो जाएगा a cos थीटा। इसी तरह ये लंब, लंब किसका बराबर होता है, देखिए साइन थीटा का सूत्र आप लगा के देखिए, साइन थीटा किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। तो देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब अर्थात ऊर्ध्व घटक किसके बराबर होगा, कर्ण गुणा साइन थीटा, और कर्ण क्या है हमारा भाई, a, वेक्टर a, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा। तो इसी तरह आप देखिए, अगर मैं आवेशित कण के वेग v को घटकों में वियोजित करूं तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो घटक होगा वो तो क्या होगा, v cos थीटा, ठीक है, और लंबवत घटक क्या होगा, v sin थीटा। अब अभी आपने देखा था कंडीशन ए में, क्या देखा था कि जब आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ समांतर हो अर्थात जीरो कोण बनाए तो वो क्या करता था भाई, उसकी चाल में, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता था, अर्थात वो जिस दिशा में जा रहा था, जिस वेग से जा रहा था, जिस दिशा से जा रहा था, उसी दिशा से चलता चला जाता था। इसका मतलब आवेशित कण का जो v cos थीटा घटक है वो आवेशित कण को इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाएगा। अब समझना है ढंग से, अर्थात इस वेग का क्षैतिज घटक v cos थीटा इस आवेशित कण को कहां ले जाने का प्रयास करेगा, x अक्ष की डायरेक्शन में इधर ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन अभी आपने देखा था कि वेग का जो ऊर्ध्व घटक होता है, ऊर्ध्व घटक मतलब वेग जब 90 डिग्री वाला जो घटक है वो क्या करेगा, उस कण को वृत्तीय पथ में घुमाने का प्रयास करेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो क्षैतिज घटक होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन ऊर्ध्व घटक अर्थात लंबन की स्थिति वाला जो घटक है वो उसको वृत्तीय मार्ग में, अभी देखा था ना जब थीटा किया था 90 डिग्री उस समय, तो देखिए ये घटक उसको घुमाने का प्रयास करेगा वृत्तीय मार्ग में। अब वृत्ताकार मार्ग कैसे होगा भाई, तो देखिए जैसे ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इस तरह से घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा ना भाई, क्योंकि इसमें देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये और वेग इस तरह से, देखिए वो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, वो चुंबकीय बल पहले तो ऊपर की ओर लगेगा, फिर यहां आके इस तरह से घूमता हुआ चला आएगा। तो वो कैसे घूमेगा एक्चुअली समझने का प्रयास करिए, इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से वो घूमेगा किसके कारण, v sin थीटा के कारण, समझना। लेकिन v cos थीटा क्या करेगा, भैया यहां मत घूम, आगे की ओर बढ़, तो वो गति कैसे करेगा, इस तरह से। तो ये क्या होगी, ये कुंडली नुमा गति होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल गति। क्या बोलते हैं, हेलिकल गति। अब मैं एक तार लेकर आपको समझाने का प्रयास भी करता हूं, तो देखिए कण की गति कैसी होगी भाई, इस तार जो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, थोड़ा सा लेकर आप जूम करना भाई, तो देखिए इस तरह से होगी। देखिए इस तार में आप देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए इस तार को, इसमें जो सर्किल है वो कैसे बन रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से ही बनते जा रहे हैं भाई, इस तरह से। देखिए ये जा रहा है इस तरह से, ये इस तरह से आप बनता हुआ जा रहा है ना, इस तरह से। इसमें देखिए सर्पिलाकार इस तरह से गति होगी। कण की जो परिणामी गति होगी, आप सोचो कण की जो गति होगी वो क्या होगा, इन दोनों के परिमाण के बराबर होगी, अर्थात v cos थीटा इसको आगे की ओर ले जाने का प्रयास करेगा, v sin थीटा उसको वृत्तीय पथ में घुमाने का प्रयास करेगा। तो कण क्या करेगा, दोनों की मानेगा भाई, दोनों की मानेगा कैसे, कि वो वृत्तीय पथ में घूमता हुआ आगे की ओर गति भी करेगा। जैसे ये तार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं ये तार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह यहां से देखिए, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है भाई। तो इस गति को क्या बोलते हैं हम, हेलिक्स गति, और यह कहें दूसरे शब्दों में हेलिकल गति। अब देखिए इसमें कुछ चीज, दो तीन चीज मैं निकाल के आपको बता देता हूं कि इस, चलो इसको तो मिटा देता हूं, जो आपकी गति है इसको देखो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये है भाई, ठीक है, और ये लंबवत दिशा है। तो देखिए कण ने यहां प्रवेश किया, तो देखिए इस तरह से गति करेगा, इस तरह से गति करेगा भाई। तो ये आप देखिए यहां से लेके यहां तक की ये दूरी, ये क्या होगी, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी भाई, ध्यान रखना, यहां से लेके
ये क्या होगी, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या होगी। अब त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे भाई, आप अभी आपने देखा था ना, क्या देखा था भाई, आप देखिए कि देखो मैं पूरा निकाल के बता देता हूं, इसको थोड़ा सा और साफ कर लेता वही बात। तो देखिए अब इस जो हेलिकल गति है इसकी जो त्रिज्या हुई इसको निकालेंगे भाई। देखिए आप सोचिए, वृत्तीय पथ में गति करने के लिए आवश्यक क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होगा, इस आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण। तो चुंबकीय बल का मान क्या था भाई, क्या है भाई बताओ, क्यू बी बी साइन थीटा, यही है ना भाई। और अब केंद्रीय बल का मान क्या है, एम बी स्क्वायर बटे आर, यदि आर इस पथ की त्रिज्या है। तो आप देखिए v मैंने लिख दिया, गलत है ये बात, क्योंकि वृत्तीय पथ में कौन घुमा रहा है कण को, v साइन थीटा। ध्यान रखना v, क्योंकि v को हमने दो घटकों में विभाजित कर दिया था, v cos थीटा और v साइन थीटा। तो v cos थीटा तो उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जा रहा है, इसलिए मैं v नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, v साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b साइन थीटा, ये स्क्वायर कट गया, तो r बराबर क्या होगा, आप देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, एक बच जाएगा भाई, और बटे क्यू बी। ध्यान रखना भाई, जो हेलिकल गति होती है उसमें वृत्तीय पथ की त्रिज्या किसके बराबर होती है, एम बी साइन थीटा बटे क्यू बी। समीकरण एक। इसी तरह अब मैं आवर्तकाल भी निकाल सकता हूं। टाइम पीरियड कितना होगा भाई, हम जानते हैं कि t बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी 2 पाई आर बटे वेग, वेग क्या है ना, b साइन थीटा। ध्यान रखना भाई, क्योंकि वृत्तीय पथ में जब जब वेग की बात होगी, वृत्तीय पथ में घुमा कौन रहा है, वेग का ऊर्ध्व घटक b साइन थीटा, ये याद रखना है। तो देखिए 2 पाई अपॉन b साइन थीटा में यहां से लिख देता हूं, r का मान यहां से लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, एम बी साइन थीटा बटे क्यू बी। तो देखिए b साइन थीटा कैंसिल आउट, वही सूत्र आ गया है, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई एम बटे क्यू बी। तो ये इसका मतलब टाइम पीरियड वही रहेगा, टाइम पीरियड जो भी थोड़ी देर पहले बताया था वही आ गया ना। अब एक चीज और है भाई, देखिए भाई, जब ये इस तरह से गति करता हुआ, हेलिकल गति करता हुआ आवेशित कण आगे की ओर बढ़ रहा है, तो देखिए दो क्रमागत चक्करों के बीच की ये दूरी देखिए, इसको बोलते हैं चूड़ी अंतराल या पिच, PITCH, और हिंदी में बोलते हैं इसको चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल क्या है भाई, इसकी परिभाषा क्या है कि एक चक्कर में चुंबकीय, ये दिशा कौन सी है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आवेशित कण द्वारा एक पूर्ण चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चूड़ी अंतराल। ठीक है, तो चूड़ी अंतराल कैसे निकालेंगे भाई हम, चूड़ी अंतराल क्या है, तय की गई दूरी है एक चक्कर में। तो देखिए तय की गई दूरी बराबर कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय या वेग गुणा समय, वेग आगे की ओर तय की गई दूरी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कौन ले जा रहा है, वेग का क्षैतिज घटक। तो मैं क्या लिखूंगा, वेग का क्षैतिज घटक, और लगा समय क्या है, एक पूरे चक्कर में लगा समय। भाई चूड़ी अंतराल क्या है, एक पूरे चक्कर में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, टी, अर्थात आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ध्यान रखना इसको, वेग गुणा समय। तो देखो वेग का क्षैतिज घटक क्या है भाई, v cos थीटा इंटू आवर्तकाल ये रहा 2 पाई m बटे क्यू बी। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 पाई एम बी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। ये आपको याद रखने, क्योंकि न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
आंतरिक प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए 4 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील प्रोटॉन पुंज 0.3 टेस्ला तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। बात आई समझ में भाई? और कितने कोण पर प्रवेश कर रहा है? 60 डिग्री के कोण पर। अब ज्ञात क्या करना है? प्रोटॉन पुंज द्वारा तय किए गए हेलिकल पथ की त्रिज्या निकालनी है। आपने अभी देखा है कि जब थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो जो आवेशित कण होता है उसकी गति कैसी होती है? हेलिकल गति होती है। तो उस पथ की त्रिज्या निकालनी है और पिच भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है? देखिए प्रोटॉन पुंज का वेग, तो वेग दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया गया है भाई? तो B बराबर 0.3 टेस्ला। कितने कोण पर? थीटा बराबर 60 डिग्री कोण पर। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? इस हेलिकल पथ की त्रिज्या। मैंने अभी आपको बताया था हेलिकल पथ की त्रिज्या क्या होती है? mb sin थीटा अपॉन QB। यही होती है ना भाई? mb sin थीटा अपॉन QB। अब देखिए इसमें मान रख दीजिए। m क्या है? आवेशित कण का द्रव्यमान। अब आवेशित कण के रूप में क्या है? प्रोटॉन। और हम जानते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। याद रखना है भाई, इतना तो याद होना चाहिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना मान के चलते हैं भाई? 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। v इस प्रोटॉन पुंज का वेग, तो देखिए 4 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। साइन थीटा साइन 60, और साइन 60 का मान क्या है? √3/2। तो मैंने सीधे लिख दिया है भाई बटे Q। कितना आवेश है भाई? प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है, बस चिन्ह का अंतर होता है। तो देखिए कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बी चुंबकीय क्षेत्र का मान, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 0.3 टेस्ला। यही है ना भाई? अब इसको सरल कर दीजिए भाई। तो देखिए आप सीधे सीधे ऐसे सरल कर सकते हैं, ये तो लगभग इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये 10 की घात कितने बचेंगे भाई? -22। ठीक है। और यहां जैसे इसको 3 मान लेता हूं मैं, तो ये 10 की घात -20। ठीक है। तो 10 की घात -2 ऊपर रह जाएंगे और 2 से ये कट जाएंगे। तो देखिए 2 इंटू 10 की घात -2, और ऊपर √3 है, नीचे 3, क्योंकि वो मैंने इसमें शामिल कर लिया था। तो देखिए 3 √3 से 3 बार डिवाइड हुआ, क्योंकि 3 की जगह हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा √3 नीचे। अब इसको आप जब सरल करेंगे तो आप सरल कर लेना, क्योंकि मुझे याद है ये लगभग आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर के। ये मीटर में आता है तो मैंने इसको सेंटीमीटर में बता दिया, 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो उस हेलिकल जो पथ की त्रिज्या वो इतनी आ जाएगी। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है? उसकी पिच। पिच का मतलब चूड़ी अंतराल, और चूड़ी अंतराल या पिच जो आप कहते हैं वो क्या है भाई? परिभाषा याद आ गई आपको कि आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक चक्कर में तय की गई दूरी। अभी जो मैंने बताया था, चूड़ी अंतराल कहें या पिच कहें, तो इसके लिए भाई उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कौन ले जाता है? वेग का क्षैतिज घटक। तो वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है? v cos थीटा, और एक चक्कर में अर्थात एक आवर्त काल में, इसलिए t का गुणा करेंगे। तो देखिए v cos थीटा इंटू टी, आवर्त काल, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में समय कैसे निकाल सकते हैं भाई? 2πr बटे कौन घुमा रहा है उसको? v sin थीटा। वेग के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? v sin थीटा। ठीक है भाई। केवल v मत लिख देना। तय की गई दूरी 2πr, एक पूरे चक्कर में, पर v के बराबर ही ठीक है, और v sin थीटा। तो देखिए v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा cot थीटा हो जाएगा। तो देखिए cot 60 इंटू 2π, और r के स्थान पर कितना लिख दूं मैं? 1.2। तो ये कितना हो जाएगा भाई? देखिए cot 60 का मान आप जानते हैं 1/√3
ठीक है भाई, इंटू 2 और पाई की जगह 3.14 और आर के स्थान पर इसको लिख दीजिए, आर यही तो थी, हाँ नहीं 1.2 की बजाय आप इसको लिख दीजिए 1.2, ये सॉरी ये सेंटीमीटर थे, इसको रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए ये जो थी कि 2/√3 10 की घात -2, क्योंकि ये सेंटीमीटर मुझे मीटर बनाने पड़ते ना, तो आप देखिए तो क्या हो जाएगा भाई 2/√3 गुणा 10 की घात -2, ये सरल आपको करना है। तो देखिए 2 दूनी 4 और ये 3 हो जाएगा, तो 3.14 में 3 का भाग देंगे तो लगभग 1 बार जाएगा, तो 4 इंटू 10 की घात -2 के लगभग आएगा इतने मीटर। ठीक है भाई, देखो मैंने कैसे कर दिया, 2 दूनी 4 गुणा 10 की घात -2 और आगे ये 3.14 है और नीचे देखिए √3 और √3 3, तो ये लगभग 1 से कुछ ज्यादा आएगा, और कुछ ज्यादा आएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 से कुछ ज्यादा इंटू 10⁻², इतने मीटर आएगा। आप एग्जैक्ट सॉल्व कर लेना। एक दूसरा अंक एक प्रश्न देखिए, किसी प्रकोष्ठ में 8 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला तीव्रता का समरूप चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन 4 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड चाल से गति करता हुआ लंबवत प्रवेश करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ निर्धारण करना है और इलेक्ट्रॉन की घूर्णन आवृत्ति भी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें दिया हुआ क्या है कि तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान, तो B बराबर कितना दिया हुआ है 8 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला के बराबर है भाई। इलेक्ट्रॉन का जो वेग है v बराबर दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, और थीटा कितना है 90 है भाई, लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन का पथ निर्धारण करना है। पथ के लिए अब आप सोचिए, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान कर दिए, मैंने पहले क्या बताया था आपको पढ़ाते समय कि जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र B है और इसमें कोई धनावेशित कण, यहाँ अंतर है आप समझना, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बजाय मैंने पढ़ाया क्या था धनावेशित कण, जैसे V वेग से गति करता हुआ इस तरह से प्रवेश करता है V, ठीक है, तो इस पर जो चुंबकीय बल लगता था कौन सा QBB, क्योंकि थीटा 90 है, तो QBB जो बल लग रहा था वो वेग के लंबवत लग रहा था, और लंबवत लगने के कारण उसकी दिशा क्या थी, जैसे वेग की दिशा में अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां ने, तो हथेली की दिशा में लग रहा था, तो हर जगह ऐसे चलते चले जाएंगे, तो वो पथ क्या था वृत्तीय था इस तरह से। और इसकी जो गति आप देख रहे हैं वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, धनावेशित कण की। तो आप सोचिए ऋणावेशित कण की गति क्या होगी, अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देखूं तो वो क्लॉकवाइज होगी। तो एक बात तो ध्यान रखना, क्योंकि लंबवत है, बस केवल इतना अंतर आ जाता है, दिशा का बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये इस तरह से गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेगा, इस तरह से गति करेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो इस क्लॉकवाइज जो वृत्ताकार गति होगी उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी भाई, r बराबर, अभी आपने देखा था mb/qb, यही होता है ना सूत्र। तो देखिए m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का अभी बताया था 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितनी 4 गुणा 10 की घात 6 बटे q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप ये मत कहना सर माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, अरे माइनस के चिन्ह से केवल इसकी दिशा बदल जाएगी, ठीक है। तो b का मान कितना है 8 गुणा 10 की घात -4, ठीक है। अब आप देखिए धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, तो जैसे इसको सॉल्व करें तो देखिए 16/80, तो ये 2.3 या कुछ ऐसा, या ऐसा सरल होगा 16 पंजे 80, तो और ये आ जाएंगे 11, तो 5.6 के लगभग,
ठीक है, 5.6 आ जाएगा और 4/8 ये 2 हो जाएगा, तो 5.6/2 तो ये हो जाएगा 2.8। ठीक है, और अब यहां देख रहे भाई 31 में से ये 6 जाएंगे, प्लस है भाई, तो 25 हो जाएंगे, और यहां देखिए 19 और 4 23, इसका मतलब ऊपर जाएंगे तो प्लस, तो 2.8 गुणा 10 की घात -2 इतने मीटर, अर्थात इतने मीटर की त्रिज्या में 0.28 सेंटीमीटर इसको कह सकता हूं मैं, इतने मीटर की त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करेगा, और उसकी दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देखने पर क्लॉकवाइज। ठीक है, और उसकी दिशा जो चुंबकीय बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो क्या लगेगा भाई, जैसे वो सूत्र था ना QV क्रॉस V, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, -Q के स्थान पर -E लिख देंगे, और V क्रॉस V चुंबकीय बल लगेगा, और दिशा क्या होगी इसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में देखने पर, जैसे मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यहां देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है इस तरह से दक्षिणावर्ती, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्ती बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, अब देखिए दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन की घूर्णन आवृत्ति। अब आप जानते हैं आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। जैसे आवृत्ति इसकी f निकालूं तो f बराबर आप जानते हैं f बराबर क्या होती है, 1/t, और देखिए t आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में तय की गई, एक चक्कर में लगा समय, और एक चक्कर में, अब देखिए t का मान निकाल लीजिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr, पथ की त्रिज्या r है तो तय की गई दूरी परिधि के बराबर बटे वेग, तो इसका रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, b/2πr। अब इसमें मान रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है भाई, 4 × 10⁶ बटे 2 × 3.14 इंटू r, और r अभी आई है भाई, r कितनी आई है, देखिए 2.8 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको आप सरल कर लें तो ये लगभग आ जाएगा भाई, सरल करके नहीं आप देख लेना, 22.4 हाँ मेगा हर्ट्ज, 22.4 × 10⁶ हर्ट्ज आ जाएगा, या इसको मैं कह सकता हूं 22.4 मेगा हर्ट्ज।